हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आज हम लोग मानव भूगोल के अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरणवाद, निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मानव भूगोल के परिचय या कहें इंट्रोडक्शन के संबंध में 2-3 वीडियो देख लिए हैं। 2 वीडियो हमने देख लिए हैं, तीसरा वीडियो है हमारा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, मानव भूगोल में या भूगोल के जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, जो चिंतक हैं, उनके द्वारा क्या क्या विचार दिए गए हैं मानव के संबंध में, मानव के पर्यावरण के संबंध में, दोनों को के संबंध को अंतर स्थापित करने के संबंध में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पर्यावरणवाद या निश्चयवाद एक वो संकल्पना है जिसकी उत्पत्ति के बाद मानव भूगोल में एक द्वैत जन्म लेता है कि निश्चयवाद या संभववाद, मानव या पर्यावरण, कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन ज़्यादा निर्णायक है। ये एक विवाद जन्म लेता है इस पर्यावरणवाद की उत्पत्ति के बाद। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कूल है, मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, उसके संबंध में अगर हम लोग चर्चा करें तो मानव भूगोल का, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य था मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना। मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों की अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। बेसिकली एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक संकल्पना दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए, विचार के स्तर पर, सिद्धांतों के स्तर पर और अनेक प्रकार के अध्ययनों के स्तर पर। तो जब हम लोग उत्तर डार्विनवाद की बात करते हैं, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया, जो डार्विन का काल था, उसके बाद की बात करें तो भूगोलविद्याओं के मध्य पद्धति और वर्गीकरण अनेक प्रकार के अपनाए गए और मानव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। बेसिकली मानव भूगोल की इन 2 मुख्य विचारधाराओं के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ एक के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट में सेकंड के बारे में, और थर्ड और फोर्थ और भी कई सारी अनेक इसके बाद में जैसे जैसे विचारधारा के स्तर पर उत्तर वृद्धि होती है, नई नई विचारधाराएं सामने आती हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, या यूँ कहें डिटर्मिनिज्म, या यूँ कहें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट मैं पहले समझा दूं ताकि हम लोग इसका मजमून समझ लें कि बेसिकली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके बाद आने वाली 5-6 स्लाइड्स हैं, उसका बेसिक चीज़ क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। बोलना ये चाह रहे हैं हम लोग कि चूँकि मानव भूगोल में हम लोग मानव और पर्यावरण, इन दोनों के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन करने के क्रम में जब भूगोल धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तब ये कहा गया ये जो मानव है, ये मानव और कुछ नहीं, सिर्फ एक तुच्छ प्राणी है, और ये जो पर्यावरण है ये इसके ऊपर डोमिनेंट करता है, मतलब ये इसको ज़्यादा प्रभावित करता है। इस पर्यावरण के प्रभाव में ही ये जो मानव है ये अपने आवास, निवास, संस्कृति, अपना शारीरिक गठन निर्धारित कर पाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये जो पर्यावरण है ये मानव को, उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित कर रहा है, जबकि मानव इस पर्यावरण को नियंत्रित नहीं कर सकता है। मानव जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्यावरण का दास मात्र है। जैसा पर्यावरण ने कुछ तय कर दिया, मानव को उसी अनुकूल अपना अनुकूलन करना पड़ेगा। क्लियर है? दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म। अब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे, अनेक विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे, उनके वक्तव्यों को समझेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या इसका अर्थ होता है, हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानवीय क्रियाओं की, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं निश्चयवाद में। आप लोग ध्यान रखें, हम लोग निश्चयवाद पढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद पढ़ रहे हैं, हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ रहे हैं, या हम लोग पर्यावरणवाद पढ़ रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा
इसमें हम लोग देखते हैं कि यह माना जाता है कि मानवीय क्रियाओं की दिशाओं को पर्यावरण नियंत्रित करता है। क्लियर है? दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में मानवीय व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर को प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर से समझा जा सकता है। मतलब विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले इंसान के व्यवहार में जो अंतर आता है वो वहाँ के पर्यावरण के अंतर के आधार पर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण बदला है, उसका व्यवहार, उसका तौर तरीका, उसका कल्चर, उसका सब चीज़ें बदलती जाती हैं। मतलब है पर्यावरण निर्णायक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस विचारधारा का सार क्या है, तो सार यह है कि इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली और किसी भी सामाजिक समूह, समाज अथवा राष्ट्र का विकास पूर्ण रूप से अथवा अधिकांश रूप से पर्यावरण के भौतिक तत्वों द्वारा ही नियंत्रित होता है। मनुष्य की अगर हम लोग इतिहास की बात करेंगे, उसके कल्चर की बात करेंगे, उसके जीवन शैली की बात करेंगे और उसके सामाजिक समूहों की बात करेंगे या उसके समाज की बात करेंगे, ये पूर्ण रूप से 100% और मैक्सिमम या अधिकांश रूप से इससे कौन नियंत्रित कर रहा है? ये वाला पर्यावरण। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करते हैं कि निश्चयवादी विचारक साधारणतः मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता मानते हैं। बेसिकली पैसिव एजेंट है ह्यूमन। मतलब मानव एक ऐसा अभिकर्ता हुआ जो इतना क्रियाशील नहीं है कि इस पर्यावरण को परिवर्तित कर सके, इसलिए ये एक तरह का निष्क्रिय अभिकर्ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बाग में एक पेड़ लगा हुआ है। पेड़ एक तरह का निष्क्रिय अभिकर्ता है। आप उसे जो चाहे वो काट कूट के शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो उसे उखाड़ के फेंक सकते हैं, आप चाहे तो उसे लगा सकते हैं, आप उसे पानी देंगे तो वो बढ़ेगा, आप उसे पानी नहीं देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। तो ये जो आपकी भूमिका है ये पर्यावरण निभाता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेड़ है वो मानव है। तो मानव एक निष्क्रिय अभिकर्ता है जिस पर भौतिक तत्व या कारक मतलब पर्यावरण जो है वो अपना प्रभाव डालते हैं और उसके व्यवहार को, निर्णय लेने की क्षमता को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ये आज की सारी जो हम लोग करने वाले डिस्कशन उसका सार है। बेसिकली कोई भी आपसे पूछ ले पर्यावरणवाद क्या होता है, निश्चयवाद क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है बस ये का यही है, यही उसका बेसिक है, यही उसका सार है कि इसका मतलब है कि पर्यावरण ही सब कुछ है। मानव एक तुच्छ प्राणी है और पर्यावरण ही डिटरमाइन करता है, या यूँ कहें कि पर्यावरण ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, मानव नहीं। तो बेसिकली ये तो रहा सार। तो क्या हम लोग इस सार पर ऐसे ही पहुंच गए? नहीं। चिरकाल से लेकर के मतलब प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक इस मुद्दे पर बहुत लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहे हैं कि कौन, मानव या पर्यावरण, कौन डिटरमाइन करेगा, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, किसका प्रभाव है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ज़्यादा विकसित क्यों हैं, किसी एक एरिया के लोग कम विकसित हैं, तो उसके पीछे वहाँ के लोगों का दोष है या पर्यावरण का दोष है। तो इस प्रकार के अनेक अध्ययन प्राचीन काल से किए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जब हम लोग देखते हैं भूगोल का, जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर रोमन जोग्राफर्स, यूनानी जोग्राफर्स और अरेबियन जोग्राफर्स, ये वो काल है जो प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। यूनानी, रोमन और अरेबियन, ये सभी के सभी ये मानते थे कि पर्यावरण ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और अगर कोई क्षेत्र ज़्यादा विकसित है तो वहाँ का पर्यावरण विकसित है, इसलिए वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, और कोई क्षेत्र अगर कम विकसित है तो वहाँ के पर्यावरण की क्रूरता के कारण वो शायद वहाँ वो क्षेत्र कम विकसित है। जैसे कि मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ कि इसमें सर्वप्रथम व्याख्या करने का काम, ये देखिए आप, इसमें सर्वप्रथम व्याख्या करने का कार्य जो है यूनानी और रोमन विद्वानों द्वारा किया गया। इनमें कौन कौन से थे? हिपोक्रेटस था, अरस्तु था, थियोडेटस था और हेरोडोटस था। ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने इस बात को पहचाना कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। थ्यूसिडिड्स ने क्या कहा कि जो एथेंस जो राज्य था, प्राचीन यूनान का, वर्तमान ग्रीस का जो राज्य था एथेंस, उसकी महत्वता के लिए उसकी प्राकृतिक दशाओं और भौगोलिक स्थिति उसका मुख्य कारण है। मतलब वो जो इतना डोमिनेंट है और इतना सुशासित राज्य है, इतना विकसित राज्य है, उसके लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक दशाएं बहुत ज़्यादा महत्वकारी हैं। फिर उन्होंने वो ये कहते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उत्तरी यूरोप वासियों और एशियाई लोगों में पाए जाने वाले अंतर का जो मुख्य कारण है वो है जलवायु। अरस्तु ने एक अध्ययन किया। अरस्तु ने ये कहा उस समय
कि यूरोप के लोगों में और एशिया के लोगों में कुछ फ़र्क है। यूरोप के लोग कठोर शीत मौसम में रहते हैं, जबकि एशियाई लोग उष्ण मौसम में रहते हैं। तो उनके अनुसार क्या परिवर्तन था? तो उनके अनुसार शीत प्रदेशों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, वो वीर होते हैं, किंतु अमेधावी होते हैं और राजनीतिक संगठन में अकुशल होते हैं और अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर शासन कर सकने में ये पिछड़े हुए होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि उनको अपने शरीर से, अपने साहस से काम करना पड़ेगा, वरना वो मर जाएंगे। अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा शीत वातावरण है, तो उसे शीतकाल में सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, उसे शिकार करना है और उसे बहुत सारे पर्यावरणीय चैलेंजेस का सामना करना है, तो इसलिए वो अपने बॉडी से काफ़ी कुशल होता है, परंतु मानसिक स्थिति उसकी इतनी विकसित नहीं हो पाती है कि वो रणनीति कर सके, राजनीति कर सके। फिर अब वो बात करता है कि अगर हम लोग उष्ण प्रदेशों की बात करें तो वहाँ के लोग मेधावी होते हैं, मतलब टैलेंटेड होते हैं, किंतु उनमें साहस की कमी होती है। इसी कारण से दासता उनकी नियति और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो उष्ण कटिबंधीय वाले जो लोग हैं, मतलब वो अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो साहसी नहीं होते हैं। मतलब कोई अगर शारीरिक चैलेंज आ जाए या कोई पर्यावरणीय चैलेंज आ जाए या कोई भीड़ आ जाए एक साथ, तो वो डर जाएंगे, वो साहसी नहीं है। इसीलिए उन लोगों को अक्सर दास बनाया जाता है। उस समय ऐसा था, हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें वर्तमान संदर्भ में हम लोग इसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्योग्राफी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे विद्वान अपने मत दे रहे हैं, हम लोग उस संदर्भ की बात करें। आप देखिएगा, दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि यूनान के निवासी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से दोनों के मध्य में है, यूरोप और एशिया के बीच में है यूनान, तो दोनों के मध्य में है, तो अरस्तु कैसा है? इसी कारण से यहाँ के लोग उच्च गुणवत्ता से युक्त होते हैं। मतलब उनका कहना है कि यूनानी लोगों में तत्कालीन यूरोप और एशियाई लोगों के दोनों के गुण विद्यमान थे, इसलिए ये राज करने के लिए सर्वोत्तम जाति मानी जाती है, ऐसा अरस्तु कहते थे। उस समय का काल था जब ज्योग्राफी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जब एनवायरमेंटल स्टडीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जब हमने पर्यावरण का मानव पर प्रभाव का इतना अध्ययन नहीं किया था, तब उनका ये मानना था। आप देखिएगा, ये पर्यावरण को बहुत महत्व दे रहे हैं कि पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति ही तय करेगी कि कोई क्षेत्र कैसा है, कोई मनुष्य कैसा है, और कहीं पर शासन होगा तो वो किस तरह से होगा। फिर हम लोग बात करते हैं, यूनानी विद्वानों ने एशियाई लोगों की आराम पसंद जीवन शैली को उनके अनुकूल वातावरणीय दशाओं से जोड़ा, जबकि निर्धन यूरोप वासियों को उनकी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वो ये कहते हैं कि जो एशियाई लोग हैं वहाँ पर अनुकूल वातावरण है, उष्ण जलवायु है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको ठंड का सामना नहीं करना है, उनको तूफान का सामना नहीं करना है, तो वो एशियाई लोग काफ़ी आराम पसंद लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा पड़ा आराम करेगा तो उसकी बॉडी उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है, लेकिन उसका दिमाग, वो लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो दिमागी रूप से विकसित होता जाता है। वहीं यूरोपीय लोग वो अपेक्षाकृत प्राकृतिक संसाधनों के लिए निर्धन थे। मतलब बेसिकली वहाँ की जो क्लाइमेट थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे, ठंड पड़ती तो एक्सट्रीम पड़ती है, बर्फ़ गिरती तो एक्सट्रीम गिरती है, तूफान आते तो एक्सट्रीम आते, तो मानव को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा और शारीरिक प्रयास करने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ के लोग शारीरिक बलिष्ठ होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेबो की। स्ट्रेबो कौन है? स्ट्रेबो एक रोमन जोग्राफर है और ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की ढाल, उच्चावच, जलवायु सभी ईश्वरीय कार्य हैं और कैसे ये तत्व मनुष्य की जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं, ये सभी के सभी जो स्पष्टीकरण है ये स्ट्रेबो ने दिया। मतलब स्ट्रेबो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है ढाल है, उच्चावच है, पर्यावरण है, जलवायु है, ये मानव की जीवन शैली को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। मॉन्टेस्क्यू का नाम आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में। मॉन्टेस्क्यू क्या बताते हैं? मॉन्टेस्क्यू बता रहे हैं कि उष्ण जलवायु के निवासियों की तुलना में शीत जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होते हैं, अधिक साहसी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और कम अविश्वासी होते हैं और कम चालाक होते हैं। मतलब उनका क्या कहना है कि उष्ण कटिबंध के जो लोग हैं वो कायर हैं,
शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, आलसी हैं और निष्क्रिय हैं। ऐसा मॉन्टेस्क्यू बता रहे हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि इन दोनों क्षेत्रों के लोगों में ये भिन्नता पाई जा रही है। जैसा कि इस वाले कोटेशन में आप देखिएगा, उष्ण के निवासी इस प्रकार के होंगे और ये आप देखिएगा, ये जो कथन है ये पूरी तरह से दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जलवायु ही एकमात्र ऐसा कारक है जो किसी भी क्षेत्र के निवासियों के लिए, कल्चर के लिए, मानव व्यवहार के लिए प्रभावित कर रहा है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं की। जब हम लोग अरब भूगोलवेत्ताओं की बात करते हैं तो इनकी कृतियों में निरंतर ये छाया रहा है कि पर्यावरण कैसे मानव के ऊपर डोमिनेट रहा है। मतलब इन लोगों ने जितनी भी बुक्स लिखी है, राइटिंग्स की है, उसमें इन्होंने हमेशा पर्यावरण पे ही महत्व दिया है, मानव पर महत्व नहीं दिया है। अरब भूगोलवेत्ताओं ने आवासीय विश्व को, जो हमारा वर्ल्ड था, 7 किश्वार में बांटा, मतलब 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा और इस क्षेत्र में निवास कर रहे जातियों की सांस्कृतिक और शारीरिक विशेषताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा इस जलवायु के लोग ऐसे, इस जलवायु के लोग ऐसे, इस जलवायु के ऐसे, इस जलवायु के ऐसे। मतलब जलवायु ऐसी है तो लोग ऐसे हैं, जलवायु वैसी है तो लोग वैसे हैं, ऐसा कुछ बताया। अल मसूदी जो थे, इन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि उस भूमि में जहां जल की अधिकता पाई जाती है वहां के लोग ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं, ज़्यादा विनोदी होते हैं, ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, जबकि ऐसे क्षेत्र जो शुष्कता लिए हुए हैं, जहाँ पे पानी वानी कुछ नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, जो कि खुले वातावरण में निवास करते हैं, वो अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक बलिष्ठ होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, विवेकी और शारीरिक योग्यता वाले होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोगों को अधिकाधिक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना है, तो ज़्यादा घूम घूम के उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ के लिए अनुकूलित हो जाएगा कि लंबा होना, चौड़ा होना, बलिष्ठ होना, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। दूसरा, वो दृढ़ निश्चयी हो जाएगी। जैसे घुमक्कड़ लोग क्या करते हैं, वो अपने खाने के लिए और पानी के लिए यहाँ से वहाँ भ्रमण करते हैं और जब तक नहीं मिल जाता तब तक उसको पाने के लिए आगे से आगे भ्रमण करते रहते हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों में दृढ़ निश्चय, शारीरिक बलिष्ठता, विवेकी होना, निश्चयवादी होना, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें घर कर जाती है और वहाँ के लोग इस प्रकार के हो जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन था अल मसूदी का। तो जैसा कि हमने देखा, यूनानी हेरोडोट्स और वो सब, रोमन स्ट्रेबो, और यहाँ हमने देखा है अरब भूगोलवेत्ताओं में अल मसूदी, और ये सारे के सारे विद्वान बेसिकली अपने अध्ययन में क्या पा रहे हैं? अपने अध्ययन में पा रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से मानव को और मानव की जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। निश्चयवाद वाला जो टॉपिक है, ये लंबा टॉपिक है, इसे हम 2 या 3 वीडियो के अंदर संपन्न करेंगे। एक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निश्चयवाद के साथ ही, डिटर्मिनिज्म के साथ ही, पर्यावरणीय निश्चयवाद के साथ ही। आप लोग जुड़े रहिएगा और आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ बना सकते हैं ताकि आप कल को जब क्विक रिवीजन करें तो आपको आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।